हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24+ में स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम फिर आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम आपके कमेंट को देखेंगे आप कितना आंसर सही कर पाते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्त, रेडी हो जाएं और आंसर देना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति पर घूर्णन करती है तो इसका क्या बदलता है? दाब, वेग, जड़त्व, द्रव्यमान। तो आपको सही आंसर देना है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा मेरे दोस्त। क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कर जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर वेग बदलता है मेरे दोस्त, गति नहीं बदलती है, वेग बदलती है। याद रखिए, हर एक बिंदु पर क्या होता है? वेग बदलता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाता है, इसका क्या कारण? कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुखी घर्षण, केंद्रापसाकारक। तो सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे दोस्त। ब्रेक लगाने पर आप इमेजिन कीजिए मेरे दोस्त, जब आप ब्रेक लगाते हैं साइकिल का, या आप देखिए यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? साइकिल रुक जाता है। इसका क्या कारण? इसका एक ही कारण मेरे दोस्त, घर्षण विरोध पैदा कर रहा है, उधर से विरोध पैदा कर रहा है, इसी कारण कोई भी गाड़ी रुकती है। यहाँ पे क्या होगा? घर्षण के कारण रुक जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो घर्षण के कारण। चलिए दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए थोड़ा कुछ इसके डिटेल को दिया। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो सही से इसको ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्थिर अवस्था। थोड़ा यहाँ पे एक चीज कह रहा है, स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, दूरी अर्थात विस्थापन पूछा है। तो चलिए दिया क्या है यहाँ पे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है स्थिर अवस्था, इसका मतलब ये हो गया कि शुरुआती जो प्रारंभिक जो चाल होगा, इसका प्रारंभिक जो चाल होगा मेरे दोस्त, प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगा? इसका प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगा? तो 0 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है एक सीधी नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण, यानी त्वरण ए बराबर आपको दे दिया मेरे दोस्त 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे उसके बाद आपको टी दिया है मेरे दोस्त 8। तो कह रहा बताइए विस्थापन क्या होगा? तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं एस बराबर होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 0 और टी का वैल्यू क्या है? 8 प्लस
हाफ। ए का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, ए का वैल्यू आपका है, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और टी का वैल्यू क्या दिया है, 8। 8 गुना 8 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो 0 गुना 8 0 हो जाएगा, प्लस 2 चौका 8, यानी यहाँ पे 8 या 24 चौक कितना हो जाएगा, 24 चौका 96। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 मीटर। क्या हो जाएगा, 96 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, 96 मीटर। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 17 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप जानते हैं बल बराबर जानते हैं मेरे दोस्त, F बराबर जानते हैं ma होता है। m द्रव्यमान है और a क्या है, त्वरण है। m द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। तो यहाँ पे आप देखिए m कितना है मेरे दोस्त। वैसे चलिए यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। a बराबर क्या है, v माइनस यू बाय टी। v माइनस यू बाय टी होता है। a बराबर मेरे त्वरण बराबर v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पे m का वैल्यू दिया गया मेरे दोस्त 100। तो यहाँ पे मान पुटिंग करते भी, यहाँ से देखिए इतना से इतना हो गया, मतलब 5 से 17 हो गया, मतलब प्रारंभिक वैल्यू क्या हो गया 5, अंतिम वेग क्या हो गया यहाँ पे 17, यानी 17 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको t दिया गया है 6 सेकंड, 6 सेकंड उतार दीजिए। और यहाँ पे देखिए 100 इंटू, ये देखिए 17 में से 5 जाए मेरे दोस्त, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 गुना 100, तो यहाँ पे 200 न्यूटन हो जाएगा मेरे दोस्त, 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है जड़त्व का नियम, इनर्शिया। देखिए इनर्शिया अर्थात जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो 4 ऑप्शन दिया गया, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन और स्टीफन हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन। तो आपको पता है मेरे दोस्त, कहा जाता है कि न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने ही दिया। और ये भी पूछता है मेरे दोस्त, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से गैलीलियो का नियम प्राप्त किया जाता है। तो मेरे दोस्त इसी तरह से क्वेश्चन इस पे बहुत सारा आता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। न्यूटन का कौन सा कथन, क्या रहा, न्यूटन के गति का कौन सा नियम तीसरे नियम के लिए सही है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, बल ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो मेरे दोस्त एक बात समझिए, अलग अलग वस्तु नहीं हो, अलग अलग निकाय अलग अलग वस्तु जब नहीं होगा तो सपोज कीजिए जितना ताकतवर हम हैं वही ताकतवर को लगाएंगे, टस मस होगा नहीं ना। तो मेरे दोस्त यहाँ अलग अलग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ताकि हम लोग एक दूसरे को बल फोर्स लगा सके। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया मेरे दोस्त, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल, देखिए मेरे तरल पदार्थ के लिए किसका मापन किया जाता है? तो मेरे दोस्त इसका देखिए यहाँ पर आर्द्रता मापी दिया है, हाइड्रोमीटर दिया गया, हिप्सोमीटर दिया गया, फाइडोमीटर दिया गया है। तो मेरे दोस्त आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या? आर्द्रता मापी से क्या मापते हैं? आर्द्रता मापी से तरल पदार्थ को मापते हैं। तरल मतलब क्या? तरल मतलब क्या? लिक्विड। उसको क्या मापते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता भी एक प्रकार का क्या है? आर्द्रता मतलब तरल है। आर्द्रता मापी से ही मापते हैं। तरल माप घनत्व को मापते आर्द्रता मापी से। आर्द्रता मापी ना दिया तो हाइग्रोमीटर जरूर होगा मेरे दोस्त। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। यहाँ यदि दे दे हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, तो यहाँ पे यदि आपको हाइग्रोमीटर दे दे मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हाइग्रोमीटर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्त? आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर को आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व। हिप्सोमीटर, ध्यान से मेरे दोस्त, हिप्सोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? समुद्र है, समुद्र तल से ऊपर यानी समुद्र से तल से ऊंचाई को मापते हैं। क्या? हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ऊपर को हिप्सोमीटर से मापते हैं। और फाइडोमीटर समुद्र तल के गहराई को मापते हैं। फाइडोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र तल के गहराई को फाइडोमीटर से मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है। यहाँ पे दिया है इसके तने की त्रिज्या से, वार्षिक वलय की संख्या से, शाखाओं की संख्या से, इसके तने की परिधि से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर चुनिएगा। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से। जो वार्षिक वलय होता है ना, उस वलय को जितना गिना जाता है उतना वर्ष वो पुराना माना जाता है। ठीक ना मेरे दोस्त, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये ऑप्शन 4 को दिया गया मेरे दोस्त। नॉर्मन संबे, क्रिस्टियन बर्नार्ड, निकोलाई सिनिटसिन, जेम्स हार्डी। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्रिस्टियन बर्नार्ड जो साउथ अफ्रीका के थे मेरे दोस्त, पहली बार दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। चलिए इसके थोड़ा डिटेल को देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हृदय की गतिविधियों को ईसीजी द्वारा दर्शाता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है मेरे, ईसीजी उसके द्वारा दर्शाते हैं। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से दिल दौरा पड़ता है। क्या पड़ता है? रक्त कम हो जाएगा, क्या होगा? दिल दौरा होगा। तो मुख्य रूप से इसके पॉइंट को याद रखना है। क्रिस्टियन बर्नार्ड जो हृदय प्रत्यारोपण पहला मानव था जो हृदय प्रत्यारोपण किया था, वो कहाँ का था? तो साउथ अफ्रीका का था। कहाँ का था मेरे दोस्त? साउथ अफ्रीका का था। और आपको याद रखना है कब किया था ये? 3 दिसंबर 1967 को। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे दिया गया है पक्षी विज्ञान, शल्य चिकित्सक, वकील और कंप्यूटर वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षी विज्ञान। क्या होगा? पक्षी विज्ञानी। तो मेरे दोस्त डॉक्टर सलीम अली को पक्षियों का देखिए मेरे फादर ऑफ वर्ड इसको कहा जाता है। पक्षियों का जनक। ये पक्षी से जो है ना बात करते थे। ये
वह इसी कारण इसको पक्षियों का ये इसको जो कहा जाता है जनक भी कहा जाता है मेरे दोस्त, याद रखिए। इसके थोड़ा डिटेल को देखते हैं, यदि है यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया थोड़ा देश देखिए हम। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृतिवादी थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। भारतीय पक्षी की उपाधि, भारतीय पक्षी की उपाधि डॉक्टर सलीम अली को दिया जाता है, डॉक्टर सलीम अली को दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। इनकी पक्षियों पर लिखी किताब ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में मदद की तथा इसको 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सलीम अली को भारतीय पक्षी की उपाधि दिया गया। इसको कब दिया गया पद्म विभूषण जी? पद्म विभूषण 1976 में इंदिरा जी के काल में दिया गया। किसके काल में? देश के प्रधानमंत्री को उस टाइम कौन थी? कि इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। उसके काल में कभी कभी पूछ देगा इस चीज को, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक नहीं है। याद रहे क्या कह रहा है यहाँ पे? नहीं है। इस नहीं वाला को चुनना है। तो यहाँ पे दिया गया है O2 मतलब ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ क्लोरोफिल CO2। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जैसा कि आपको पता है सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर मिट्टी से जल तथा खनिज लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है ना, जो हम लोग ग्रहण करते हैं जी। तो थोड़ा इसके इक्वेशन को याद कीजिएगा। इस इक्वेशन को देख लीजिए, इस इक्वेशन को याद कीजिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा आप याद कीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इस इक्वेशन को याद कीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, इस बात को गारंटी हो गया। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण मेरे दोस्त, ये समीकरण डायरेक्ट पूछ देता है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी इसके बैलेंस करने के लिए दे देता है। और इस चीज को आप ध्यान से देखिए, इस चीज को यहाँ पे वायुमंडल से CO2 लेगा, जल यहाँ पे देखिए H2O मिट्टी से जल तथा खनिज लवण, सूर्य प्रकाश हरे पेड़ पौधे की उपस्थिति में, ठीक ना। और यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या होगा? ग्लूकोज का निर्माण होगा और जल जिसे जल होगा उत्पादन होगा और ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक ना मेरे दोस्त। इस चीज को याद रखिएगा, इस इक्वेशन को, ठीक है। चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, खाना बनाने एवं स्वाद के लिए प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है, भूमिगत तना है, भूमिगत जड़ है, भूमि के ऊपर तना, भूमि के अंदर की ओर जड़। तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग आलू का सब्जी बनाते हैं ना, आलू में क्या क्या डालते हैं? प्याज, अदरक, आलू तो हैवे कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये सब कभी कभी पूछ देता है आलू का सब्जी में जो डालते हैं मेरे, तो ये सब जो होता है ना, क्या होता है? तना का भाग होता है। क्या होता है? तना का भाग। तो ये आपको अदरक डायरेक्ट आपको याद रखना है, भूमिगत, भूमि में होता है। क्या होता है? भूमिगत, भूमि के अंदर। यहाँ पे तना क्या हो जाएगा? यहाँ पे तना। तो खाना बनाने में स्वाद प्रयोग किया जाने वाला अदरक होता है एक प्रकार का तना, जो भूमिगत तना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्या कर रहा है, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो ध्यान से देखिएगा मेरे, जस्ट बोले हैं तो जड़, बीज, फूल, तना। तो मेरे दोस्त अभी आलू का सब्जी बोले थे ना, आलू का सब्जी में जो डालते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसमें बोलेंगे तना का भाग ही होता है। क्या होता है? तना का भाग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 15वां क्वेश्चन का 14वां क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं हम। तो मेरे दोस्त यहाँ पे इसका राइट आंसर चुनिएगा। ये ऐसे पूछता है, थोड़ा घुमा दिया मेरे दोस्त, बात वही है। ऐसे पूछता है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप तुरंत मार दीजिए, क्या होगा? काइटिन की बनी होती है। क्या चीज का? काइटिन की बनी होती है।
चलिए मेरे दोस्त चलते हैं। कभी कभी देता है मेरे दोस्त कवकों के अध्ययन को गया कि यहाँ पे फाइकोलॉजी सवाल को हो गया, माइकोलॉजी किसे, कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। और कवक का खोज किसने किया था, माइकेली ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्त, माइकेली ने किया था। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सही से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या कारण, मशरूम एक डैश है, मशरूम एक डैश है। अब पंख, फफूंदी, कवक, जानवर, पौधा, मशरूम क्या है। तो मेरे दोस्त आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आप टोटल क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। हम आपको देखेंगे, हम आपके आंसर को देखेंगे कि आपने कितने आंसर सही किया है मेरे दोस्त। आप जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है, ठीक ना, डेली की तरह। आज ध्यान दीजिएगा मेरे, इसका राइट आंसर क्या होगा, कवक ही होगा। फफूंदी एक प्रकार का, यह फफूंदी, मशरूम क्या एक प्रकार का कवक है, क्या होगा मेरे दोस्त, कवक होगा। चलिए मेरे दोस्त आज आपके लिए 15 ही क्वेश्चन लाए हैं मेरे दोस्त। जितना भी वीडियो हम बनाए हैं उस सभी वीडियो को आप गहन से देखें मेरे दोस्त, वहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। जैसा कि आप बैठेंगे यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में बैठेंगे, आपको किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक ना। तो मेरे दोस्त इसको सही से आप बारीकी से देखिएगा, जहाँ भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है मेरे दोस्त। आज भर के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, मिलते हैं कल और लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।